ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा तिचा सागर न्यूज। मी हॉलमध्ये बसलेलो, ते स्वतः तिथं बराच वेळाने आले आणि ते म्हटले की मला माझ्याकडं जरा मीटिंग चालू आहे, मला आता थोडी गडबड आहे जयंतराव, काय आहे? तर मी त्यांना सांगितलं तर ते म्हटले मला माहीत नाही, मी जरा माहिती घेतो आणि तुम्हाला 1-2 दिवसात सांगतो काय स्टेटस आहे ते। मी म्हटलं आता स्टेटस म्हणजे काय अपात्र ठरलेले आहेत, त्यात आम्ही अपील करणार आहे। अपील नगरविकास मंत्र्यांकडे असतं, पण तुम्हाला आणि त्यांना दोघांना भेटून सांगावं अशी त्यातली भाग आहे म्हणतं। कोणी नव्हते, नाही मला कोणाची भेट झाली नाही। ते मी हॉलमध्ये तिथे एकटाच होतो, बराच वेळ चहा घेतला मी आणि बराच वेळाने ते बाहेर आले। पण मग आता हा कोइन्सिडेंट मानायचा का की तुम्ही नाही, मला माहित नाही, मला कसं कळणार कोण आहे ते, कोणाशी चर्चा करत होते याची मला काही माहिती नाही। मी घरी आल्यानंतर फुटबॉलची मॅच बघत बसलो होतो, त्या दरम्यान मधल्या काळात मला बरेच मेसेज आले की टीव्हीवर अशा बातम्या चालू आहेत। मग मी म्हटलं तुम्हाला रात्री त्रास द्यायला नको, सकाळीच बोलू। मग याच्या आता पुन्हा विलिनीकरणाच्या ज्या काही चर्चा सुरू झालेल्या आहेत त्याचा आणि काही संबंध नाही हो। ईश्वरपूर आमचं शहर जे आहे त्याच्या नगराध्यक्ष पदाचा निर्णय हा चुकीचा झालाय, एवढंच मला त्यांच्या कानावर घालायचं होतं आणि दुसरं कोणतंही काम नव्हतं, त्यामुळे माझ्याकडे कुठला कागदही नव्हता। मी त्यांच्याकडे काही निवेदन दिलं वगैरे अशी काही भानगड नाही। मी जाऊन त्यांच्याशी बोललो, ते बऱ्याच वेळाने बाहेर आले, कारण त्यांनी बाहेर आले मला सांगितलं सॉरी माझं जरा मीटिंग चालू आहे, पण काय आहे सांगा। मग मी त्यांना सांगितलं, सांगून भेट झाल्यावर मी निघून आलो। त्या पलीकडे कोणती चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही ना। अशी चर्चा आहे की तुमची आधी प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरेंसोबत बैठक झाली, याच्या आधी पण बैठका झाल्या विलिनीकरणासंदर्भात आणि मग मुख्यमंत्र्यांसोबत एकत्रित चर्चा झाली अशी नाही। एक तर प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्याशी माझी कधी भेट झाली नाही। या ज्या चर्चामध्येही पेपरला आलं होतं की आम्ही कुठंतरी भेटलो वगैरे एका वर्तमानपत्राने, अशी कोणती भेट झाली नाही आणि याच्यात कोणताही म्हणजे विलिनीकरण वगैरे ह्याची चर्चा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही। विलिनीकरणाची चर्चा पूर्णपणे थांबलेली आहे, भविष्यातही ते होणार नाही। अजितदादांच्या निधनानंतर अशी कोणतीही चर्चा कुणाबरोबरही आमची झाली नाही, त्यामुळे ती थांबली आहे हा शब्द वापरण्याची गरज नाही, कारण चर्चाच सुरू झालेली नाही ना। म्हणजे सुरू होतं ते थांबतं, त्यामुळे दादांच्या निधनानंतर सीन वेगळा आहे। तुमची आणि विनोद तावडेंची भेट झाली, विनोद तावडेंचा मी खुलासा केला होता विधानसभा चालू असताना। जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी चालू होती, ओबेरॉयला वरच्या मजल्यावर एका बाजूला मीटिंग होती, दुसऱ्या बाजूला अशी गोल गोल टेबल मांडून बँकर्स जे आलेले, फायनान्सची मीटिंग होती ती, बँकर्स जे आलेले ते दुसऱ्या बाजूला बसलेले। तिथं मी जाऊन, मला सुप्रियाताईंनी सांगितलं तिथे या, आम्हाला दुसऱ्या पक्षीय कारणासाठी भेट पाहिजे होती, तिथं मी जाऊन बसलो। त्यात विनोद तावडे साहेब होते, त्यांच्याबरोबर कॉफी घेतली। अशाही काही बातम्या चालतात की अर्थमंत्री पद हे अजून रिक्त आहे, तर जयंत पाटील यांची वर्णी अर्थमंत्री पदासाठी लागेल। नाही, असं आहे की मी कशाचाच विचार केलेला नाही। तुम्ही माझ्यापेक्षा इतका पुढं का विचार करताय? तुम्ही एक तर मुख्यमंत्र्यांचा खातेवाटपाचा अधिकार आहे, तोही तुम्ही हिरावून घ्यायला लागलेला, तो त्यांचा अधिकार आहे आणि माणूस गेला तर होईल ना। आम्ही सगळे राष्ट्रवादी, शरद पवार साहेबांच्या मागं सगळे खासदार आमदार एकच संघ आहोत। त्यामुळं मला हे बऱ्याच वेळेला दुःख वाटतं की वारंवार अशा चर्चा प्रसारमाध्यमातून का येत आहेत। ईश्वरपूरच्या ज्या जागेसंदर्भात तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेलेला होता, तुम्ही म्हणाला की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी सुद्धा तुम्ही प्रयत्न केलेले होते, तो जमिनीचा जो विषय आहे तो महसूल मंत्र्यांच्या अखेरीत येतो का, आणि जर असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केलेला होता की असं? नाही, महसूल मंत्र्यांच्या अखेरीत तो विषय येत नाही, तो नगरपालिकेचा विषय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच येतो, हे मलाही माहीत होतं आणि त्यासाठी त्यांच्या भेटीची काल
आमचे नगराध्यक्षही आलेले, भेटीची प्रयत्न केला, पण ते त्यांचा फोनच बंद होते. मग नंतर कळलं की दिल्लीला रवाना झालेत ते, आणि त्यानंतर मग नगराध्यक्षच खरं माझ्यावर येणार होते, पण बराच वेळ झाला, भेटीची वेळ मिळाली नाही. मग मी नगराध्यक्षांना म्हटलं आज काय भेटायची शक्यता दिसत नाही, तुम्ही जावा. आणि त्यानंतर मला ते अटल सेतूच्या पलीकडे गेल्यावर मला कळलं की आपण 10:15 10:30 आलात तर चालेल. मग मी तिकडे गेलो. गेले काही दिवस खूपच योगायोग घडतायत का? म्हणजे प्रफुल्ल पटेल यांचं हे वक्तव्य की राष्ट्रवादीमध्ये, त्यांच्या राष्ट्रवादीमध्ये माहित पोकळी नाही. निर्माण झाली आहे, त्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना नोटीस बजावली जाणं, त्यानंतर तुम्ही भेटायला जाणं, थोड्या वेळाने हे नाही, असं आहे, मला दुसऱ्या पक्षावर बोलायचा काही अधिकार नाही. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. माझ्या पक्षात अंतर्गत कोणतीही घालमेल नाही, सगळे शांत आहेत आणि आम्ही सगळे एकत्रित आहोत. त्यामुळं दुसऱ्या पक्षांवर मी बोलणं योग्य नाही. आणि कालच्या भेट जी आहे, आता हे आपण ज्यांचा उल्लेख करताय ते दोघं जर मला भेटले असते तर मी तुम्हाला सांगितलं असतं हो भेटले म्हणून. भेटच झाली नाही तर मी हो तर कसं म्हणू. त्यामुळं माझा काही त्यांच्याशी संपर्क होण्याचा प्रश्न यापूर्वी नाही. सुप्रियाताईंच्या लग्नात मात्र हे दोघंही आलेले होते. दोघांची माझी 5 मिनिटं उभ्या त्यांचं स्वागत आम्ही सगळ्यांचंच करत होतो, त्यावेळी त्यांची भेट झाली. दुसरा मुद्दा डिलिमिटेशनचा आहे. डिलिमिटेशनच्या बिलाला राष्ट्रवादी पक्षाकडून समर्थन दिलं जाणार आहे अशी माहिती आहे. तुमच्याकडे काही अपडेट्स त्या संदर्भात? आमचे ते 8 खासदारांची जी एकत्रित आहेत ते सुप्रियाताई त्यांचं नेतृत्व करतात. सुप्रियाताईंच्या वरती जबाबदारी आहे. डिलिमिटेशनचं बिल, 1 नेशन 1 इलेक्शनचं बिल, 2-3 महत्त्वाची बिलं येणार आहेत. तर सुप्रियाताई मध्ये आधी सांगत असतात हे असं चाललेलं आहे, तर त्या सुप्रियाताई त्याचं धोरण ठरवतील असा आम्हाला विश्वास आहे. त्यांची महिलांच्या आरक्षणाच्याबद्दल विशेष आग्रही त्या नेहमीच राहिलेल्या आहेत. त्यामुळं कदाचित त्या बाबतीत त्यांच्या स्तरावर निर्णय होईल काही. पण सर, मतदारसंघाच्या पुनर्रचने संदर्भात जर घटना दुरुस्ती विधेयक आलं तर मग त्या संदर्भात पक्षाची भूमिका सकारात्मक राहील? नाही, आता काय हे बिल संसदेत येणार आहे. मी विधानसभेचा सदस्य आहे, त्यामुळं मी संसदीय कामकाजाविषयी बोलणं हे त्यांच्यात हस्तक्षेप केल्यासारखं होईल. पक्ष म्हणून जी भूमिका आहे ती पक्षाचे त्या आमच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आहेत त्या ठरवतील ना. मी त्यांच्या अधिकारावर हस्तक्षेप करणं हे एथिकली नॉट करेक्ट. सर, हिंदी में बताइए कि मराठी में पूरा करते पहले हो गया. सर, बीते दिनों आपकी मुलाकात विनोद तावड़े से होती है, उसके कुछ दिनों बाद आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं. ऐसे में सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा जो है वो चल रही है. चर्चा, एक सबसे आम चर्चा जो है वो ये है कि एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए के करीब होना चाहती है, इसीलिए जयंत पाटिल साहब जो है लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या स्पष्टता है? लगातार कब मैं मिला उनको? मैंने मेरे मतदार संघ में एक समस्या थी, वो नगराध्यक्ष को अवैध ठहराया गया जो 7,000 वोटों से चुन के आया. उसके बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी को मिलना और एकनाथ शिंदे साहब को मिलना आवश्यक था. एकनाथ शिंदे साहब दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे. मैंने टाइम मांगा, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने मेरे से मुलाकात की 5-10 मिनट. मैं मुझे जो कहना है उनको कहा और मैं वापस आया. मेरे को मुख्यमंत्री जी के साथ पॉलिटिकल चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिला, ना तो मैं कोई कोशिश की. एनसीपी को लेकर जो बातें चल रही हैं, शरद चंद्र पवार पार्टी को लेकर जो बातें चल रही हैं कि एनडीए के नए सहयोगी दल के रूप में उन्हें भविष्य में देखा जा सकता है, इससे लेकर पार्टी में अंदरूनी कुछ चर्चा हो रही है. सर, हमारे पार्टी में अंदरूनी कोई चर्चा नहीं चालू. हमारी जो भी दिल्ली की दिशा है वो हमारी नेता सुप्रियाताई सुले वो दिल्ली में बैठ के हमारे जो 8 सांसद हैं उनको
विचार में रखे, उनके साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे। डिलिमिटेशन बिल को लेकर सर क्या कुछ बातें चल रही है पार्टी के अंदर, क्योंकि एक तबका ये भी है जो ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर, खासतौर पर डिलिमिटेशन पर, शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है वो समर्थन दे सकती है एनडीए को, अगर साथ में नहीं तो बाहरी तौर पर ही सही। वैसे हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सुप्रिया ताई ने उनके सारे दूसरे 7 संसद साथी है उनसे कुछ बातचीत की होगी, पवार साहब भी है उनसे भी बातचीत की होगी। अब क्या निर्णय हुआ है मुझे मालूम नहीं। वैसे डिलिमिटेशन में बहुत संख्या बढ़ने वाली है एमएलए और एमपी की, और उससे प्रशासन के ऊपर कोई भार आ सकता है, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत स्वरूप से मत है। और अगर एमपी और एमएलए की संख्या बढ़ाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत एफिशिएंट किया तो मुझे लगता है ये संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और ये लेकिन उसमें एक दूसरा भी ये है कि मुद्दा है कि महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा भी उसमें है। मैं चाहता हूं, अभी ये महाराष्ट्र में 288 एमएलएज है तो उसमें 30% रिजर्वेशन हुआ तो भी हो सकता है करना है तो, लेकिन ठीक है वो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का प्रश्न है, वो हमारे वहाँ पे उनसे सबसे विचार विमर्श करके तय करेंगे। सर, अजीत दादा के निधन के बाद क्या हम ये मान के चले कि मर्जर की तमाम कोशिशों पर पूर्ण विराम लग चुका है या संभावनाएं बनी हुई हैं? नहीं, देखो अजीत दादा के पहले यहीं पे काफ़ी वक्त 13-14 बार मेरी और अजीत दादा से बातचीत हुई थी। उनके निधन के बाद दूसरे या उसी दिन मैंने माध्यम ने मुझे पूछा कि आपके अजीत दादा के संबंध कब आए थे और कैसे आए थे, तो मैंने बोला कि 40 साल से है, लेकिन इन दिनों में पिछले 7-8 महीने में काफ़ी दफ़ा उनको मिलने का मौका अवसर मुझे मिला था। और सवाल यह आया कि क्यों मिल रहे थे, तो मैं बोला कि उनकी इच्छा थी दोनों पार्टी एक हो। तो अजीत दादा की बहुत तीव्र इच्छा थी कि दोनों पार्टी एक करेंगे। अब उसमें अजीत दादा का निधन होने के बाद कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ, प्रगति नहीं हो पाई, अलग अलग चीज़ें हैं आपके सामने हैं, और उसके बाद हमारी कोई किसी से बातचीत नहीं हुई। सर, एक सवाल एनसीपी को लेकर है कि जिस तरीके से वहाँ पर चीजें चल रही हैं, सच्चिदानंद सिंह जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने सुमित्रा जी के जो नियुक्ति है उसी को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। आप काफी लंबे समय से सर थे साथ में, कहीं ना कहीं जब चीजें चलती हैं नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, मन दुखी होता है। पार्टी में जो इंटरनल रिफ्ट इस समय देखा जा रहा है। नहीं, मैं अभी कहा कि दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामले में टीका टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता। वो सच्चिदानंद जी जो भी है उनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और इसीलिए उसकी बैकग्राउंड ये सवाल निर्माण होने की क्या है ये मुझे मालूम नहीं। तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे नहीं मालूम उनके पार्टी में क्या चल रहा है। मेरी पार्टी संतुष्ट है, बहुत अच्छी चल रही है। सर, टीएमसी के 20 सांसद जो है वो लोकसभा स्पीकर से निवेदन कर रहे हैं अलग सीट्स के लिए, टीएमसी की 20 एमपीज की अलग सीट्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तृणमूल कांग्रेस के यस रिबेल जो सांसद है, यानी रिबेल सांसद, यस वो करेंगे ना। वो तो अभी वो जब चालू होगा 20 तारीख को पार्लियामेंट, तो उनको बैठने के बारे में वो तो स्पष्टीकरण और रिक्वेस्ट तो करेंगे ना सभापति से। स्पीकर ही उसका अरेंजमेंट उनके बैठने की अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको लिखना तो पड़ता है कि हमारा अलग गुट हुआ है और हमें बैठने के लिए जगह दीजिए।
सर बीजेपी जो है पार्लियामेंट में ये इस बार का जो सेशन आएगा उसमें कोशिश करने वाली कि 121 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो वापस लाने की कोशिश करने वाली है, क्या कहना चाहिए? ला सकती है, लेकिन पिछले बार उन्होंने लाया तो वो बिल पास नहीं हो पाया, ये तो सभी को मालूम है। उसके बाद में बहुत परिवर्तन सांसद के संख्या में हुआ है, यानी बहुत पार्टियां टूट गई है, तो इसलिए वो मेजॉरिटी के करीब जाने की संभावना भी है। तो अभी पिछले बार जब वोटिंग हुआ था उसके बाद में ये बार इसमें कुछ अंतर है, और हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी ये कोशिश फिर एक बार कर सकती है। सर उबाटा के चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो है सोनम वांगचुक और ये अभिजीत दिपके जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उन्हें जो है अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया है। खुलेआम क्या कहना चाहेंगे उसको, इस स्टेटमेंट पर? देश के नौजवानों के सामने जो परिस्थिति है, नीट जैसी परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, उसका निषेध अभिजीत दिपके कर रहे हैं और सोनम वांगचुक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है काफी दिन हुए सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये नीट के बारे में लोग जो मांगते हैं वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे लोग, यंग जनरेशन। और सोनम वांगचुक जैसा एक नेता जो अनेक सब विषय एनवायरनमेंट से लेके कई सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको इतने दिन अनशन पे बैठने के लिए रखना ठीक नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर कुछ विचार करना चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए। तो सोनम वांगचुक की जो है दिन तबियत जो है वो खराब होती जा रही है। उद्धव जी ने ये भी जिक्र किया था कि उनकी हालत जो है वो खराब होती जा रही है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि वो पीछे ले लें, लेकिन नहीं ले रहे। ऐसे में क्या महाविकास आघाड़ी उनके साथ खड़ी है? ऐसा है कि ऐसी महाविकास आघाड़ी, उद्धव जी हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता है, जब उन्होंने कहा तब हम सब उस लाइन पे ही बात करेंगे ना। लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से उन्होंने इतने देर बैठना ठीक नहीं है, ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। और सबका ही कहना इतना है कि अभी इतने ज्येष्ठ सोनम वांगचुक को इतने दिन अनशन पे रखना ठीक नहीं है। सरकार ने जल्द से जल्द इंटरवीन करना चाहिए, और सोनम वांगचुक ने भी उनका जो उपोषण है वो वापस लेना चाहिए। सर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या शिक्षण मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नीट और टीईटी पेपर लीक? ये सरकार में इस्तीफा देने की सिस्टम नहीं है। कुछ भी हुआ तो भी मंत्री इस्तीफा नहीं देते, और देश की नई जनरेशन है, उनको भारी अपेक्षा थी कि इस्तीफा हो जाए। सर तो 20 तारीख को प्रोटेस्ट करने वाले हैं ये अभिजीत दिपके और उनकी पार्टी के जो भी युवा कार्यकर्ता हैं, क्या आपका समर्थन रहेगा या एनसीपी से पूरा समर्थन रहेगा? प्रोटेस्ट तो चालू है अभी उधर। 20 तारीख को संसद चालू होने वाली है, और प्रोटेस्ट तो लगातार पिछले दिन चालू है। महाराष्ट्र से कई यंग लड़के जाके आ चुके हैं। हमारी पार्टी के भी कुछ यंग युवा कार्यकर्ता जाके आ चुके हैं, और सबकी सहानुभूति ये अभिजीत दिपके के पीछे है। सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो, इसलिए सबकी इच्छा है। झालं असेल ते